हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं सुबह 11 बजे यहाँ पर पेड एग्जाम का जो मॉडल पेपर है आपका सोल्व कराया जा रहा है। बेहतरीन तरीके के मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपकी क्लासें हैं, देखा जाए तो इसके जस्ट बाद भी एक क्लास होती है और 6 बजे भी इस समय क्लास आपको दी जा रही है ना। रात में भी मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और ये सोच के चलिए कि ये जो आपकी क्लासें हैं, इन क्लासों से अदर एग्ज़ाम की भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्री आपका है और मेंस में जब बैठेंगे तो आपका यही लगभग 50% सिलेबस और बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि इस क्लास से आप लोग आगे सोच के तैयारी करिए। ये नहीं कि वो केवल प्री निकालना है, इस एग्ज़ाम को सोच के चलिए कि इसमें तो हम पढ़ ही रहे हैं और हम आगे चल के मेंस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री वही है, पॉलिटी वही है, ज्योग्राफी वही है, करंट अफेयर भी वही है, स्ट्रेटजी के भी है ना। तो ये सोच के चलिए, तो तैयारी आप लोग अच्छी तैयारी से करिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, सुसफल बनाए सभी को। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, नमस्ते। पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर आ गए हैं, है ना। अगर पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जय हिंद लिख दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिए पहले से ही, है ना। बिल्कुल फटाफट हम लोग क्लास को सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। गुड मॉर्निंग। को जुड़ना है तो हमारे ऐप में भी जुड़ सकते हैं। देव जी के ट्रिक ऐप है, वहां पर आप लोगों के लिए कोर्स आपको कंप्लीट कर दिया गया है। बाकी और भी जो क्लासें होंगी वो भी हम आपको यहाँ पर बहुत ऐसी पीडीएफ है जो आपको अपलोड करेंगे। बाकी अभी यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी यानी जो आपका सिलेबस है वो भी आपका है। 40 मॉडल पेपर है, 3 प्रकार के इसमें मॉडल पेपर किए गए हैं। इसमें 10 ऐसे होंगे जो आपके फुल होंगे, इसके बाद 10 ऐसे होंगे जिनके साथ आंसर की होगी, 10 ऐसे होंगे जिनके आंसर की लास्ट में होगी, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आपके होंगे। मतलब आपको 3 प्रकार से मॉडल पेपर भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपके ग्राफ तालिका को अलग अलग तरीके से, इंग्लिश का अलग तरीके से, रीजनिंग का आपका अलग है, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। बाकी कंटेंट में किसी प्रकार की कमी आपको नहीं मिलेगी। आने वाले समय में जो भी हम आपको कंटेंट यूट्यूब में पढ़ाएंगे, कुछ मैराथन क्लासें होंगी, उसकी भी पीडीएफ हम आपको यहीं पर आपके अपलोड करेंगे, तो भी आप लोग वहां पर पा पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब में इतनी ढेर सारी क्लासें हो जाएंगी जिनकी क्लासें आप लोग पढ़ेंगे लेकिन एक सीक्वेंस से नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप लोग हमारे ऐप में जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको वन लाइनर हो, चाहे आपकी थ्योरी हो, चाहे आपकी यहाँ पर वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब व्यवस्था आपकी यहाँ पर कर दी गई है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिएगा। मात्र 99 रुपए में एक कोर्स आपका उपलब्ध किया गया है, जिसमें से आपको 40 मॉडल पेपर 3 प्रकार के आपको उसमें दिए गए हैं। साथ में टेस्ट पास्ट जो आप लोग लेते हैं, टेस्ट सीरीज जो आप लोग लेते हैं 299 में, वो इसी के साथ आपको ऐड किया गया है। एक प्रकार से 10 रुपए कटेंगे लेकिन वो आपके 99 में ही होगा। कुल मिला के 99 में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स है। आपके मोबाइल में जो आपकी मेमोरी वो भर जाएगी, इतना कंटेंट हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। बाकी हमने बताया है कि और भी जो क्लासें हैं वो क्लासें हम आपको देते रहेंगे। जो आपकी पीडीएफ जरूरी वाली यहाँ से मिलेंगी, यूट्यूब में आपकी मैराथन क्लासें होंगी, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगे। आप जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप लोग अपनी और तैयारी को बेहतर करिएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट पेपर की ओर। टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, टेलीग्राम नीचे दिया है, टेलीग्राम का लिंक भी है, ये ऐप का भी लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं, अपना डाउनलोड करिए। देखो चलिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट दिया है और आपसे कह रहा है कि सर किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से या किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। चलो, कह रहे हैं सर जी मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे क्लास में पढ़ने के लिए आए हो तो पहले पढ़ लो, नहाना तो जीवन भर है, या तो पहले से नहाया करिएगा, है ना। क्लास के पहले आप आ जाते हो, जब क्लास स्टार्ट होती है तो कहे सर जी मैं नहाने जा रहा हूँ, पानी की टंकी जा रही, क्या बात है। चलिए देखो, दिया है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है। जवाब की बात करते हैं तो आपका आंसर भी आ गया है सर। यहाँ पर देखो, जो आपका ऋग्वेद है, सामवेद है और आपका यजुर्वेद है, यानी कि ये जो 3 वेद हैं इनको मिला देते हैं तो इनको हम लोग वेद त्रयी कहा जाता है। आपका आंसर बनेगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि आपका एक वेद है आपका अथर्ववेद, है ना। कौन है? अथर्ववेद है जो इसमें शामिल नहीं होता है। बस ये याद रखिए कि अथर्ववेद को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है। बताना है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से यहाँ पर ग्रहण किया है। चलिए, आपका जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। हाँ, 3 दिन में नहाया करिएगा, ठीक है, पानी की बचत होगी। चलो, यहाँ पर दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर आ गए हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए, ये जो आपके हैं सांख्य दर्शन, यानी जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है, तो सांख्य दर्शन से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, सांख्य दर्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं आपके 3 को, और आपसे कह रहा है पहला हुण आक्रमण कब हुआ था। पहला हुण आक्रमण जो है ये कब हुआ था। तो याद रखिए बहुत पहले की बात है, ये कब की बात है, तो दोस्तों 400 देखा जाए तो 58 ईस्वी में ये पहला हुण आक्रमण हुआ था। किसके समय, तो आपके जो गुप्त शासक था स्कंदगुप्त, उसके समय आपका हुआ था। और जो हुण थे बड़ी बुरी तरह से पराजित किया था आपके स्कंदगुप्त ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये कौन से पुर्तगाली नेता है जो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था। चलिए यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो सकता है, फटाफट जवाब देना है और आपको यहाँ पर आंसर को लॉक करना है। देखिए आपका जो आंसर है कि हमने कहा सर कौन से पुर्तगाली नेता हैं जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। ये जो आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, है ना, अल्मोड़ा दिया है, अल्मीडा आपके हो जाएंगे अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। देखा जाए तो ये पुर्तगाली नेता थे और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को, जिसको बोलते हैं शांत जल की नीति, क्या बोलते हैं इसको, शांत जल की नीति बोलते हैं, शांत जल की नीति भी बोला जाता है। क्लियर है, सबके कमेंट हम देख रहे हैं, सबके कमेंट आपके आ रहे हैं, है ना, सब लोग बिल्कुल सही सही जवाब दीजिए। किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की गई थी या प्राप्त हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि सर किस वर्ष बंगाल की जो दीवानी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी गई थी। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 5 में वो आपका होगा क्या। 5 की बात करते हैं तो दोस्तों ये बात है आपकी कब की, तो आपकी 1765 में। क्या हुआ, 1765 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। यानी आपका जो आंसर है वो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर मित्र मेला संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था। चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। कह रहा है मित्र मेला संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ये बात है आपकी कब, तो आप कहेंगे सर ये बात आपकी 1899 की है। 1899 को मित्र मेला संगठन को वीर सावरकर ने स्थापित किया था। बाद में क्या हुआ, 1904 आया और 1904 में क्या हुआ, इसका एक नाम परिवर्तन हुआ, गुप्त संगठन में परिवर्तित किया गया, जिसका नाम रख दिया गया था अभिनव भारत। क्या नाम रख दिया गया था, अभिनव भारत इसका नाम रख दिया गया था आपके 1904 में, याद रखिएगा। क्लियर है, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 7 की ओर आते हैं और आपसे कह रहा है रैले आयोग को सुधारने की संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। यानी जो आपका रैले आयोग है उसको सुधारने के लिए, यहाँ पर संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था, यानी आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पर जो है इसका रैले आयोग को जो लाया गया था वो आपकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन अगर आपका डी आ रहा है तो बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। चलिए जवाब देना है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो आपकी किसने किया था, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये है आपके महादेव देसाई। कौन है, महादेव देसाई हैं, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी की पुस्तकों में देखा जाए तो भाई इनकी पुस्तक में जैसे आपका हिंद स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपका हो गया, ये ढेर सारी इनकी आपकी पुस्तकें हैं। तो ऑप्शन आपका बन गया है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर आते हैं कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका एक्ट है जो आपका आया था 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान है क्योंकि हमेशा से आपने पढ़ा है। आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अब आपको ये कमेंट करना है कि जो कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय थे उसके आपके पहले मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे। बताना है कि जो फर्स्ट आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके कौन थे, यहाँ पर कमेंट करिएगा। प्रथम जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे वो आपके कौन थे, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 की ओर। आपसे कह रहा है कि गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्य काल में बनाई गई थी। यानी यहाँ पर देखा जाए एक प्रकार की कृत्रिम जलाशय है, गुजरात में है और कहीं ना कहीं देखा जाए ये मौर्य काल में बनाई गई थी। वेरी गुड, एल्जा एमपी जो थे वो आपके पहले थे। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए गुजरात में जो झील है वो एक कृत्रिम जलाशय है, मौर्य काल में बनाई गई थी। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपकी ये है आपकी पुष्कर झील है। वैसे पुष्कर झील तो राजस्थान में होना चाहिए भाई, सुदर्शन होना चाहिए। कहाँ पर है, ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन डी है सुदर्शन झील, क्योंकि ये गुजरात की बात हो रही है, यहाँ पर आपका सुदर्शन झील होगा, है ना। ऑप्शन आपका डी बनेगा। पुष्कर तो राजस्थान में है और राजस्थान की तो हम बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है गुजरात में और ये है आपकी सुदर्शन झील, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 11 की ओर आते हैं कि कौन सा है जो सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही लगाया है, परेशान मत होइएगा।
कह रहे सबसे सबसे ऊंचा जो भारतीय पर्वत शिखर है वो आपका है कौन। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है कंचनजंगा, कामेत है, के जो आपका K10 है, नंदा देवी है। यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। 11 का ऑप्शन आ रहा है, K10 दिया गया है, K2 थोड़ा दिया है, जबरदस्ती झोंके दे रहे हो का चाहते हो जबरदस्ती हम K2 लगवा दें, आपको ऑप्शन को ही मिटा दें। कहाँ K2 लिखा है, दिख नहीं रहा है, चश्मा बंटवा दें क्या सब लोगों को, क्यों भाई सबको चश्मा बंटवा दें क्या क्लास में। K10 लिखा है, K2 थोड़ा लिखा है वहां पर है। इतना तो पता होना ही चाहिए कि K10 कैसे लिखते हैं, K2 कैसे लिखता है, झोंके चले जा रहे हो हैं। थोड़ा सा स्टाफ मारा करो, नहीं तो चश्मा बंटवा देंगे भाई 10 नंबर वाले सब, ठीक है। चलो तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर कंचनजंगा, जो आपका है कंचनजंगा, ये जो आपकी है सबसे ऊंची भारत की पर्वत आपका है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर आपके 12 में कि IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य में वन क्षेत्र वार में अधिकतम वृद्धि देखने मिली है। अभी हमने आपको अपडेटेड बताया था 2023 में जो आपकी सबसे ज्यादा 1% के हिसाब में है वो आपको देखने को मिला है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन में कौन है, तो आप कहेंगे ज्यादा परिवर्तन तो नहीं हुआ है। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो आपका आंध्र प्रदेश है, लेकिन वैसे जो आपका है उसमें से आपका जो मिजोरम है वहां पर आपका हुआ है। तो ये आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपडेट में हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी आपको आंसर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आपको मिजोरम ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना, 23 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है गंगा की सहायक नदी आपकी नहीं है। गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है, यहाँ पर 13 का ऑप्शन देना है। सेशन को भी लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, जितने भी यहाँ पर लोग जुड़ गए हैं, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है ना, लाइव देख रहे हूँ या रिकॉर्डेड देख रहे हो, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा और पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों का जय हिंद हमारे कमेंट में दिखाई पड़े और हम समझें कि आप लोग नए हैं। पुराने स्टूडेंट जय हिंद नहीं लिखेंगे, पुराने स्टूडेंट जय हिंद वंदे मातरम लिखेंगे, ताकि पूरा पता चले कि नहीं हाँ पुराने स्टूडेंट हो। ऐसे में तो पता ही है पुराने स्टूडेंट हैं कौन, सबको पता रहता है। अगर 5-6 बार आप लोग इसी प्रकार से कमेंट कर देते हैं तो पता चल जाता है कि नहीं आप रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है गंगा की सहायक नदी नहीं है, 13 नंबर में है। और आप कहेंगे सर देखो रामगंगा है, यमुना है, घाघरा है, लेकिन भैया ये भीमा थोड़ो है, भीमा कहाँ की है, भीमा थोड़ो यहाँ की है। तो भैया भीमा नदी दक्षिण भारत में जब जाओगे तो ये कृष्णा नदी की है, किसकी है, तो आपकी कृष्णा नदी की है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी 14 की ओर आते हैं और आपसे कह रहा है कि सर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके किस राज्य में है। चलिए भोजन करिए आप, हम तो भैया खाना ना पढ़ाने अढ़ाने के बाद ही खा पाते हैं, है ना। आप लोग तो खाते रहिए और पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। देखो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, आप कहेंगे 14 नंबर है, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके कर्नाटक में है। बाकी देखा जाए जैसे आपके कर्नाटक में और भी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे, है ना, तो यहाँ पर जो आंसर है बांदीपुर कर्नाटक, जो आपका हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिया है, यानी कि आप कहेंगे सर यहाँ पर 9 ऐसे आपके हैं केंद्र शासित और राज्य जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझे करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 16 में, किसी वस्तु पर इको मार्क, है ना, इको मार्क चिन्ह जो दर्शाता है यह उत्पाद को दर्शाता है। यानी इको मार्क हम लोग ये कह देते हैं कि ये पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, अनुकूल है। यानी एक बॉक्स आपका होता है, उस बॉक्स में एक मटका बना होता है ना, और ये जो मटका दर्शाता है इको मार्क, यानी कि ये पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, अनुकूल है, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे अगला दिया है, नाबार्ड का पूरा फुल फॉर्म बताना है। छोटा छोटा दिखेगा लेकिन आपको आंसर पूरा देखना है। कह रहा है सर यहाँ पर नाबार्ड का जो विस्तृत रूप होता है नेशनल एग्रीकल्चर, तो भैया नेशनल एग्रीकल्चर होता है क्या, ये नहीं होना, ये तो नहीं होगा ना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 18 की ओर आते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना की दृष्टिकोण को लागू किया था। चलिए यहाँ पर 18 नंबर है और 18 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है जोसेफ स्टालिन। क्या है, जोसेफ स्टालिन है, एक रूसी नेता थे, इन्होंने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू किया। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया गया है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती हो क्या कहलाती है। इकोनॉमिक्स से आपसे क्वेश्चन दिया गया है और आप देख सकते हैं 19 नंबर में
कि हमने कहा सर ये आपकी होती है आय रेखा, यानी गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय का उपभोग के आधारित है ना, आय के उपभोग के आधारित आती है, इसको आय रेखा कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में आपको बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक आपका चला था। चलो, हरित क्रांति आंदोलन ये कब से कब आपका चला था ये आपको बताना है। चलो, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो आपकी सर हरित क्रांति आंदोलन जो आपका है, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 65 है या 67 है, 67 वाला होगा, 67 से लेके आपकी 78, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 21 को, और आपसे कह रहा है कि सर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है आपकी क्या होती है। बताइए, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है वो आपकी क्या होती है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सर 6 वर्ष होती है या आपकी 65 वर्ष, जो भी आपके पहले मिल जाए वही आपका आंसर राइट हो जाएगा, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि आर्टिकल नंबर जो आपका 32 है, इनको भीमराव अम्बेडकर जी ने यहाँ पर संविधान का हृदय और आत्मा कहा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। जिला योजना समिति का गठन होता है, जिला योजना जो समिति है और इसका जो गठन मिलेगा वो आपके 243 के जेड डी के तहत मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मिलेगा जो कि आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची कह सकते हैं फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। राज्य दिया है और राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व कितना है। देखिए, जब हम बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान में 10 सीटें आपकी हैं। अगर हम बात करते हैं गुजरात में तो गुजरात में 11 सीटें आपकी हैं। कर्नाटक की जब बात करते हैं तो कर्नाटक में आपकी 12 सीटें होंगी। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आपकी 7 सीटें हैं। अगर हम आपकी यूपी की बात कर ले तो यूपी में आप जानते हैं कितनी सीटें हैं, आपकी 31 सीटें हैं। अगर हम आपसे बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार भी जब साथ में तो बिहार को भी नोट कर लीजिएगा, बिहार में आपकी 16 सीटें राज्यसभा से हैं। वहीं पर एमपी की बात कर ले तो एमपी में जो आपकी हैं वो आपकी 11 सीटें हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां से आपकी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 25 को, और आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है ना, के आधार पर कौन सा सही नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है उनमें से किस स्थिति में की जाती है। यहाँ पर देखा जाए पहला ऑप्शन आपका युद्ध के समय, आपका दिया है बाह्य आक्रमण के समय, आंतरिक अशांति को खतरा होता है और सशस्त्र विद्रोह यहाँ पर ये होगा। लेकिन ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये आपका नहीं है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 26 को, और आपसे कह रहा है गलती मत करिएगा, आपके कमेंट को हम देख भी रहे हैं, है ना, डी लगा रहे हो। देखो दिया है लैक्टोमीटर, यानी दूध के नमूने की शुद्धता नापने के लिए। यहाँ पर हाइड्रोमीटर जो कि तरल पदार्थों की घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ये जो आपके हैं किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, यानी जो आपका हाइड्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं आपसे कह रहा है। यहाँ पर बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, और दोस्तों याद रखिएगा जिसका जवाब आ रहा है तुक्का मार के यहाँ पर ये नंबर उसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी आर्किमिडीज कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है, और यह आभासी कमी ही वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यदि शुद्ध दूध होता तो लैक्टोमीटर पर तैरता रहता। याद रखिएगा, अगर शुद्ध दूध होगा तो वो लैक्टोमीटर पर तैरेगा, अन्यथा वह उसमें डूब जाएगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। अगर शुद्ध दूध होगा तो लैक्टोमीटर में वो तैरता रहेगा, और अगर उसमें पानी मिश्रण है तो वो नीचे डूब जाएगा। ठीक है, आएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है 27 में कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि हम आपसे ये कह सकते हैं कि जब कोई जमीन के ऊपर कोई बिंदु है ना, वो पर्वत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित करते हैं। यहाँ पर देखिए साइंस से क्वेश्चन है, और इसका आंसर है कि इसके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर होता है। यानी जो आपका जी काम तब करेगा जब वो दूरी होगा। यानी कोई बॉल आप जब ऊपर फेंकोगे तब वो नीचे आएगी, ऐसा नहीं है कि वहां पर रखी हुई गेंद है उसमें जी लगेगा।
यहाँ पर जब कोई वस्तु ऊपर फेंकोगे तभी वो कहीं ना कहीं गुरुत्व जो स्थिति ऊर्जा है, गुरुत्वीय त्वरण है या गुरुत्वाकर्षण आपके नीचे को आएगा, है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्लोरीन की जो विरंजन क्रिया है वो किस अभिक्रिया के कारण होती है। क्लोरीन की विरंजन क्रिया है वो किस अभिक्रिया के कारण होती है। देखिए 28 नंबर है, 28 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ऑक्सीकरण होता है। यानी क्लोरीन में जो किया जाता है विरंजन क्रिया, इसमें किस अभिक्रिया द्वारा, तो आपकी ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, एक लेयर होती है वो आपकी हटती है, यानी जैसे जंग लगता है ना। और भैया हम तो ज्यादा जानते नहीं है, क्योंकि भाई यादव लोग जो होते हैं, यादव लोगों के पास है ना भैंस होती है और भैंसें होती हैं, दूध वगैरह का काम ज्यादा होता है। तो भाई हमसे ज्यादा तो वो नहीं जानते, मतलब उनसे ज्यादा तो हम नहीं जानते हैं। बाकी अगर हम बात करें लैक्टोमीटर को, तो लैक्टोमीटर के बारे में तो जानते हैं, ठीक है ना। बाकी उन लोगों से ज्यादा नहीं जान पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है 29 नंबर में, टार्टरिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। तो देखो टार्टरिक अम्ल में नहीं पाया जाता, यानी कि जो टार्टरिक अम्ल है ना, वो आपके इमली में मिलेगा, कच्चा आम मिलेगा, अंगूर मिलेगा, लेकिन पालक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी, इसका राइट हो जाएगा, पालक में नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 30 नंबर में, कौन सा अंग है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। चलो कौन सा अंग है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका यकृत होता है, यानी जो यकृत है, जिगर है, यह क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, यानी वसा को तोड़ देता है ना। यानी कि जो तली हुई चीजें होती हैं, क्या होती हैं, तली हुई चीजें होती हैं, उनको पचाने का कार्य जो करता है ना, वो यकृत ही करता है। तभी कहते हैं बहुत ज्यादा तली हुई चीजें ना खाया करो, है ना। भाई कहाँ तक तोड़ता रहेगा, कोई जेसीबी थोड़ो है कि आपका ये जो यकृत है, जिगर है, ये कोई जेसीबी थोड़ा है कि सारा दिन वो तोड़ता रहेगा, बेचारा कहाँ तक वो तोड़े। तो इसलिए कहते हैं लिमिट में तेल वाली चीजें खाया करें, है ना, क्योंकि यही बेचारा आपका यकृत है जो आपकी कम से कम 100 बीमारियों को ये कवर कर देता है, जो आपका लीवर होता है, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी आपकी कौन सी थी। बताइएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी जो आपकी थी, इनमें से कौन थी। यहाँ पर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ये ग्राम थी, अपने गांव से स्टार्ट होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बता रहा है कि माथे पर बल पड़ना। माथे पर बल पड़ना, यानी कि अगर हम आपसे वाले कि सर माथे पर बल पड़ना, इसका मतलब क्या होता है। जब आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है या आप लोग असंतोष प्रकट करते हैं, यानी आप खुश नहीं होते हैं। यहाँ पर जब आप खुश नहीं होते हैं, कोई आप लोगों के लिए नई चीज होती है, जरूर नहीं गुस्सा में ही वो आपके माथे पर आपकी झुर्रियां पड़े। सिर दर्द में ही नहीं होता कि सिर दर्द होगा तभी झुर्रियां पड़ेंगे, पसंद करने में नहीं होगा, ना ही गुस्सा करेंगे। इन सबका एक बाप है, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन है असंतोष प्रकट करना। यानी जब आप खुश नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं, तब आपके माथे पर झुर्रियां आ जाती हैं, यानी असंतोष शब्द आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन था, सबके ऑप्शन अलग थे। निम्न से कौन सा है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं हवा में, तो हवा में देखो क्या होता है। तो हवा में यहाँ पर वायु है, समीर है, पवन है, सलिल तो आपका होगा नहीं। सलिल होगा क्या, नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर सलिल नहीं होता है। यहाँ पर आगे ये जो आपका सलिल है, ये जल का होता है। किसका होता है, जल का होता है। क्वेश्चन आपसे दिया है, अली दिया है और अली दिया है। हमने कहा अली छोटी की मात्रा और अली मतलब बड़ी की मात्रा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या है। किसी का अगर सर दर्द करता है तो हरा पिस्ता खाइए। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो रामबाण ही होगा, हरा पिस्ता, ठीक है। हरा पिस्ता आता है, रोस्टेड नहीं, हरा पिस्ता, ठीक है। 100 ग्राम हरा पिस्ता लीजिए। इसके बाद धागा वाली मिश्री ले लीजिए, ठीक है। धागा वाली जो आपकी मिश्री होती है, धागा वाली मिश्री ले लीजिए 250 ग्राम, ठीक है। 10 रुपए के ले लीजिए, क्या 10 रुपए के ले लीजिए काली मिर्च, काली मिर्च। इसके बाद इनको पीस डालिए, ठीक है, इनको पीस डालिए। इसके बाद यहाँ पर दूध में, ठीक है, दूध में शाम को पका लीजिए, दूसरे दिन उनको खा लीजिएगा, ठीक है। 1 सप्ताह खाएंगे, 1 सप्ताह खा लीजिएगा। दुनिया के कोई बड़े से बड़े डॉक्टर होंगे, वो आपके सर दर्द को नहीं सही कर पाएंगे, लेकिन ये अगर आपने 1 हफ्ता खा लिया केवल, यानी 400 रुपए में ही सब कुछ खा लिया, तो आपका सर दर्द सही हो जाएगा, ठीक है। जितने लोग भी कह रहे हैं सर दर्द होता है, ये सर दर्द की दवा है। हरा पिस्ता 100 ग्राम, धागा मिश्री 250 ग्राम, 10 रुपए की काली मिर्च पिसवा लीजिएगा, दूध में पका लीजिएगा 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के। और इसके बाद जो आते हैं मखाने, मखाने भी अपने साथ डाल सकते हैं। बस इससे ज्यादा बड़ी दवा कोई है नहीं, ठीक है।
आइएगा। तो देखो अली दिया है और अली दिया है, हमने कहा अली मतलब सखी हो गया, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा, भौरा और सखी। आपका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 40 को आते हैं, कह रहे तृष्णा के विपरीत शब्द इनमें से चयन करना है। यहाँ पर दिया है तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का आपको चयन करना है। तृष्णा यानी कि तृष्णा का जो होता है वो होता है वितृष्णा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा वितृष्णा, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपके निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। राइटिंग ये डॉक्टर की है, ठीक है, वो समझ में आएगा जो डॉक्टर ही होगा, ठीक है, बाकी आवाज से समझिएगा। कह रहे सर स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था वो आपकी कौन थे। चलिए यहाँ पर बताइए आपका आंसर इनमें से होगा क्या। 61 नंबर है और 61 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भैया पहले भारत के सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल से सम्मानित किया गया। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर आपका जवाब डी हो जाएगा। ये है आपके सैम मानेकशॉ। कौन है, तो आपके सैम मानेकशॉ है, स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय तो आप लोग जान ही सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाया भी गया है। आप कहेंगे सर ये आपकी कहाँ पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी जो कि आपकी यूएसए में है, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 दिया गया है, तेरह ताली नाम का जो लोक नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है। यहाँ पर 63 नंबर है, तो दोस्तों याद रखिए तेरताली है आपके राजस्थान का है। कहाँ का है, आपके राजस्थान का है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है लिंसडाउन जो पर्वतीय नगर है वो आपकी कहाँ पर है। लिंसडाउन जो पर्वतीय नगर है वो आपकी कहाँ पर है, 64 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा, लिंसडाउन शहर अपने शांतिपूर्ण वातावरण और हरे भरे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए और स्वच्छ मौसम के लिए, पर्यावरण के लिए जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। अगर आपसे पूछे लिंसडाउन का जो पुराना नाम था वो क्या था, कालू डांडा, कालू डांडा के नाम से इसको जानते थे, ठीक है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं। चलो विश्व पर्यावरण संरक्षण जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। सभी को जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। यहाँ पर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए वेरी गुड। अब इससे ज्यादा सरल तो कुछ नहीं होगा भाई, है ना। इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन तो शायद ही कि आपको कुछ मिल पाए, नहीं मिल सकता है, हमारे हिसाब से तो नहीं मिल पाएगा। आपको जो मिल जाए तो कोई बात नहीं है। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के में से काफी लोगों ने जवाब दे भी दिया है। आप कहेंगे सर ये है आपका 5 जून है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जिसका आ गया है यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 जून को मनाते हैं। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके अगला है, क्या है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपकी कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक है वो आपकी कौन है। तो यहाँ पर इंडिया डिवाइडेड है और इंडिया डिवाइडेड की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 66 है, क्या हुआ भाई, हमने गड़बड़ कर दिया क्या। विश्व पर्यावरण, माफ करिएगा भाई, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिया गया है, सबका गया नहीं है, हमसे ही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर देखो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस दिया गया, तभी तो हम सोचे कि ऐसे कैसे हो सकता है 5 जून, संरक्षण भी शब्द लगा है। देखो संरक्षण शब्द लगा है और संरक्षण लगा है तो 26 नंबर वाले बिल्कुल सही थे, ठीक है। अरे यार आप लोग तो बदलने लगे, आपको तो बदलना नहीं चाहिए था ना, आपने बिल्कुल सही किया, तो फिर आप लोग क्यों बदल रहे हो। जब संरक्षण दिया है तो आप 5 जून क्यों लगा रहे हो, आपको तो मालूम 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, लेकिन यहाँ पर हमने संरक्षण को ध्यान नहीं दिया। कमेंट में ध्यान देने लगे थे, एक कमेंट आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग मुर्गा मत बनिए, याद रखिए इसका 26 नवंबर ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस होता है तब आपका होता है। ये संरक्षण दिवस है, संरक्षण आपको 26 नवंबर होगा, ठीक है। चलिए आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो आपकी हो आपकी कौन से हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आपका आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 67 है और आपसे कह रहा है कि अष्टमुडी की आर्द्रभूमि में स्थित है, यानी जो अष्टमुडी है ये आर्द्रभूमि में है, यानी ये जो मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, तो ये केरल में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये केरल में है, ऑप्शन आपका सी केरल में आपको मिलेगा अष्टमुडी। दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है कंबोडिया की राजधानी क्या है। कंबोडिया की राजधानी यहाँ पर क्या होगी, ये आपको राजधानी पढ़ाई गई है। कंबोडिया की राजधानी क्या है,
यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा नाम पे। क्या हो जाएगा? नाम पे। जो ऑप्शन है आपका सी वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 69 नंबर में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो आपका है ये कहाँ पर है? यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपको मिलेगा वो आपको त्रिवेंद्रम में मिलेगा। क्या मिलेगा? त्रिवेंद्रम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। अब आपको तो ये पता होना चाहिए त्रिवेंद्रम कहाँ है, तो आपकी ये केरल में है। कहाँ पर है? तो आपकी केरल में है, याद रखिएगा। यहाँ से जो प्रक्षेपण यान होते हैं, रॉकेट होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है ना। आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। चलो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए ये हैं आपके लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, ये तय कर देते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सबसे कम उम्र में FIDE है ना विश्व शतरंज चैंपियंस जीतने वाले खिलाड़ी इनमें से कौन बने? चलो बताइए भाई, फटाफट बताना है। और देख सकते हैं सबसे कम उम्र में इन्होंने ये स्थान हासिल किया है और इनको देखा जाए तो विश्व चैंपियंस बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो भी इनकी मेहनत पर। यहाँ पर 71 नंबर है और 71 की बात करते हैं तो ये हैं आपके डी गुकेश हैं। मुकेश नहीं यार, डी गुकेश हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 72 में कि वर्ष 2024 के जो नोबेल पुरस्कार है इनके विजेताओं को कहाँ पर सम्मानित किया गया था? इनके जो विजेता हैं इनको जो सम्मानित किया गया है वो आपकी स्टॉकहोम में और आपके ओस्लो में किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। वहीं पर जो आपका नोबेल पुरस्कार में से जो एक पुरस्कार होता है साहित्य के, वो आपकी जो होता है वो अलग आपके होते हैं। तो यहाँ पर स्टॉकहोम है और आपके कहाँ पर ओस्लो में हुए हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 73 में, आपसे कह रहा है कि फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान किया है? बिल्कुल स्टार लगाते हुए यहाँ पर इस क्वेश्चन में चलेंगे जितने भी साथी हैं कि फीफा ने सऊदी अरब को किस वर्ष पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी प्रदान किया है। यानी कि इस वर्ष के जो आपके फुटबॉल विश्व कप होगा है ना, वो आपकी कहाँ से होंगे? तो आप कहेंगे सर ये 2034 में या 38 में? तो दोस्तों याद रखिए 2034 में आपके होंगे, है ना। ऑप्शन आपका सही राइट हो जाएगा। रोहित शर्मा ने टेस्ट कैरियर से अपना संन्यास घोषणा कर दिया है। अब आपके रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है 74 में कि क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का जो अनावरण है वो किसने किया है? बताइएगा, क्वांटम क्षेत्र में जो क्रांतिकारी विलो चिप है इसका जो अनावरण है वो किसने किया है? यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा। कौन सा? तो आपकी गूगल ने किया है। जो क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी लाई है ना विलो चिप, ये जो आपका है गूगल है। ऑप्शन सी हो जाएगा गूगल। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 75 में कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 वाले जो पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं और किन राज्यों की ग्राम पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में ये पंचायतों को दिया गया है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। ये आपका महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और आपका उत्तर प्रदेश है। यानी कि आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की पंचायतों को कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार दिए हैं। आपका आंसर फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 जो आपके आयोजित होंगे वो आपके कहां पर होंगे? चलो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो आपके हैं 2025 में ये कहां पर आयोजित होंगे भैया? जवाब देना है। जवाब तो भैया आगे हैं आपके, सर कश्मीर में होंगे और लद्दाख में होंगे। यानी ए और बी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सर 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? बताना है कि 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? चलिए, यहाँ पर आपका जो आंसर है इनमें से राइट हो जाएगा। तो आपके आंसर ये रोमानिया है और आपकी बुल्गारिया है। यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय शेंगेन क्षेत्र में आपके शामिल होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन बने? यहाँ पर $400 बिलियन की नेटवर्थ को पार करने वाले पहले व्यक्ति हैं आपके कौन? तो आपके सर ये एलन मस्क हैं। यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एलन मस्क बनेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया है भारत में हरित और संरचना और सौर छतों के लिए $500 मिलियन का अनुदान देने की घोषणा किसने किया है? बताइएगा कि जो आपके भारत में हरित और संरचना को लाने के लिए छतों के लिए, सौर छतों के लिए $500 मिलियन का अनुदान दिया है। और ये जो आपके है कौन है? तो आपका एडीबी है या एनडीबी है? तो आपके सर एडीबी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस रोग के मामले में लगभग 69% की कमी यहाँ पर दर्ज किया है? यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो सकता है?
चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका मधुमेह है, मलेरिया है। मधुमेह रोग होगा या मलेरिया है? मधुमेह तो बहुत तेज बढ़ रहा है, मधुमेह तो बहुत तेज बढ़ रहा है, ये मलेरिया रोग है जिसमें से इन्होंने इस मामले में कमी कर लिया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मधुमेह यानी शुगर के मरीज तो हर घर में आपको विद्यमान मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 81 में, ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किस IIT ने किया है? आपको बताना है ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का जो अनावरण है वो किस IIT ने किया है। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, IIT रोपड़ है। याद रखिए ये है IIT रोपड़, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, IIT रोपड़ बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 82 है कि हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के लिए किसे आधिकारिक प्रसारण भागीदारी घोषित किया है? यानी हॉकी इंडिया लीग का 2024-25 के लिए जो संस्करण हुआ था उसमें भागीदार था, उसका प्रसारण जो करना था वो आपकी दूरदर्शन के माध्यम से होगा, यानी ऑप्शन डी दूरदर्शन हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? दलाई लामा की खुशी के रहस्य ये पुस्तक है और इसका जो विमोचन किया है वो किसने किया है? यहाँ पर इसका जो विमोचन किया है वो किसने किया है? यहाँ पर देखा जाए तो 83 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर दिनेश सहारा। कौन है? डॉक्टर दिनेश सहारा ने दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक का विमोचन किया, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 84 में, भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जे को किस देश ने निलंबित कर दिया है? चलिए बताइएगा कि सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया गया था भारत को, और ये जो दिया था वो किसने दिया था जिसको निलंबित कर दिया है? और यहाँ पर देखा जाए तो ये निलंबित जो किया है वो आपकी स्विट्जरलैंड ने दिया है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, जो कि हमने आपको बताया है कि हमारे डेली की क्लास में आपको जुड़ना है, और डेली की क्लास में आपको स्पेशल डोज हम आपको जो थ्योरी माध्यम से है वो हम आपको यहाँ पर मात्र 5 मिनट में उसका रिवीजन भी कराते हैं। धीरे धीरे करके ये टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। यहाँ पर आज हमारे जो टॉपिक में होंगे वो हम भारत की झीलों को पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, है ना। यानी कि आप देख सकते हैं भारत की झीलों में सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर में आते हैं। जम्मू कश्मीर में देखिएगा जैसे आपकी डल झील है, बुलर झील है, नागिन झील है, मानस बल झील है, कौसरन नाग झील है, शेषनाग झील है और तरसत झील है। यानी नाग वाली जो भी आपकी झीलें मिलेंगी वो आपकी जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। वहीं पर देखा जाए तो आपके हिमाचल प्रदेश में आपकी सूरज ताल आपकी है, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहीं पर देखा जाए तो आपके एक उत्तराखंड में देखिए तो आपके सात ताल, भीम ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, देवताल, यानी ताल वाली जितनी भी आपकी झीलें होंगी वो आपकी उत्तराखंड में मिलेंगे। वहीं पर देखा जाए तो आपके सिक्किम में जो आपकी झील है वो आपकी गुरु डोंगमर झील और ये आपकी चोलामू झील है। चोलामू झील भी आपसे पूछी जाती है। यहाँ पर देखा जाए बिहार में एक झील है आपकी, कांवर झील है आपकी, बिहार में है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में देख सकते हैं दमदमा झील है। कौन है? दमदमा झील हो जाएगी। वहीं पर राजस्थान में लाइक शेयर भी करते चलिएगा, है ना। तब तक आप लोग देखते रहिए, अब आपको कमेंट नहीं करना है, बस आपको सुनना है। देखो सांभर झील जो खारे पानी की झील है, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, नक्की झील, डिंडवाना झील और फतेह सागर झील, ये झीलें आपके राजस्थान में है, जिसमें से आपकी सांभर झील आपकी खारे पानी की झील है, आपको याद रखना है। वहीं पर आते हैं आपके मणिपुर में जो आपकी लोकटक झील है, ये आपकी पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, पूर्वोत्तर भारत की। मिजोरम में तामदिल झील है, उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि आपकी तटीय झील है, यानी लैगून झील के अगर नाम से पूछे कि लैगून झीलों में सबसे बड़ी झील कौन है तो आपकी चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। तेलंगाना में दोस्तों हुसैन सागर झील है, याद रखिए तेलंगाना में हुसैन सागर, वही आपके आंध्र प्रदेश भी कह देते हैं, है ना। देखो आपकी पुलकट झील देखा जाए तो आपकी पुलकट झील आपके तमिलनाडु में आपको मिलना है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। याद रखिए 60% भाग आपकी जो आपके है तमिलनाडु में है, लगभग 40% आंध्र प्रदेश है, तो इसलिए आपको इसको तमिलनाडु लगाना है। यहाँ पर दिया है आपके जैसे दिया है महाराष्ट्र में आपकी लोनार झील है, और ये आपकी ज्वालामुखी से, किससे? तो आपके ज्वालामुखी से निर्मित जो आपकी झील है, या से इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। केरल में आते हैं पेरियार झील, बिम्बनाथ झील और अष्टमुडी झील जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है? आपकी केरल में है। तो हमने यहाँ पर झीलों को आज पढ़ा, और इसकी जो आपको है हम आपको टेलीग्राम पे भी भेज देते हैं, तो आप इसको टेलीग्राम पे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ तो हम आपको पढ़ाई देते हैं, बाकी टेलीग्राम पे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन? पेरियार झील, बिम्बनाथ झील, अष्टमुडी झील, ये तो बिल्कुल IMP है। लोनार झील वाली जो आपकी है ये आपकी किससे है? तो ज्वालामुखी से निर्मित, ये आपकी IMP है। यहाँ पर जो पुलिकट झील है वो तमिलनाडु में है, 60% आपकी तमिलनाडु में, 40% आपके आंध्र प्रदेश में, इसलिए हम लोग तमिलनाडु लगाते हैं ऑप्शन को देखते हुए। हुसैन सागर झील तेलंगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, तो आपको आंध्र प्रदेश लगाना है।
चिल्का झील आपकी लैगून झील है जो आपकी उड़ीसा में है। लोकटक झील जो आपकी है मणिपुर में है। और याद रखिए ये मीठे पानी की है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी पानी की झील है, मीठे पानी की। और ये झील में ही आपका एक केबुल नामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे विश्व में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। केबुल नामजाओ ये लोकटक झील में ही है। ठीक है, चुल्लामू झील जो आपकी कहाँ पर है, आपकी सिक्किम में है। और इसके बाद देखा जाए ताल वाली झीलें आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। एक आपको सूरज ताल आपको याद रखना है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। बाकी जो नाग वाली झीलें होंगी जम्मू कश्मीर में होंगी। बाकी डल झील जो आपकी है, बुलर झील है, ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, हरियाणा आपको नहीं करना है। बाकी राजस्थान में सांभर झील हो गया, राजसमंद झील हो गया, है ना, फतेह सागर, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास को हम लोग सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि समय समय से आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन और PDF वगैरह आपको मिलती रहे। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए जितने लोग यहाँ पर हैं, और अगली क्लास में आ जाइए। चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए अगली क्लास में।